नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21 के स्टूडियो में आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं वो 1985 बैच के हैं। 3 दर्जन पदों पर काम कर चुके हैं। जयपुर में जेडीए, निगम, परिवहन जैसे प्रमुख विभागों की कमान संभाल चुके हैं। 1997 से 1998 तक जयपुर कलेक्ट्रेट में एडीएम भी रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, जयपुर कलेक्टर बनने से पहले तक विशिष्ट शासन सचिव, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, संपदा, स्टेट मोटर गैरेज एवं नागरिक उड्डयन विभाग में कार्यरत रह चुके हैं। इनके लिए तो कहना ही होगा कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और आज न्यूज 21 पर जगरूप सिंह यादव जी के साथ खास मुलाकात। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम करते हैं हम बहुत आपको। बहुत मैं सभी श्रोताओं, दर्शकों को और आपको सभी को आपने बुलाया, इसके लिए आपका शुक्राना अदा करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला हमारे लिए। काफी सारी बातचीत हम आपसे करेंगे। अक्सर हम आपको इंटरव्यूज वगैरह में देखते रहते हैं। काफी लंबे समय आपने सेवा दिया है, 34-35 साल। बहुत बड़ी बात है देश के लिए। तो थोड़ी सी बातचीत हम शुरू करते हैं। तो जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपसे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। देखिए, आमतौर पर कहा जाता है ना, घरों में बच्चों को ये सुनने को मिलता है कि क्या पढ़ लिख कर कलेक्टर बनोगे। तो आपके घर में भी क्या आपको ये सुनने को मिला था? तो आखिरकार हम जानना चाहेंगे कि अलवर का बेटा कैसे बना कलेक्टर। रितिका जी, क्या संप्रेरणाएं जो होती हैं जैसे बचपन में, तो जैसे उस समय हम्म। समाज की रीति नीति थी कि एक से अधिक बच्चे होते थे, तो मैं अपने परिवार में लड़कों में भी चौथे स्थान पे था। मेरे से 3 बड़े भाई थे, बहन थी। ठीक है। तो बच्चों पे संभवतः उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो यही कारण है कि आज बच्चे कम लोग पैदा करते हैं, जो भी पढ़ लिख हम्म। जाते हैं, कि बच्चे कम पे, ताकि उन पे ध्यान दे सके, उनका लालन पालन ठीक से हो सके। तो अभाव वियोग में जन्मे हुए हम, मतलब खास तौर से जिस जगरूप सिंह की मैं बात करता हूँ, जी। अभाव वियोग में जन्मा हुआ एक व्यक्ति धीरे धीरे बचपन में कोई बहुत अधिक प्रतिभाशाली पढ़ाई लिखाई में नहीं था। फिर धीरे धीरे सने सने उत्तरोत्तर पढ़ाई लिखाई में जब रुचि कम पढ़ने से जब अच्छे मार्क्स आने लगे, शाबाशी मिलने लगी, हम्म। और गुरुजनों का और जो संरक्षक गण है उनका बढ़ावा मिलने लगा, तो मुझे ये इल्म हुआ कि मैं पढ़ने लिखने में होशियार हूँ। हम्म। फिर 10वीं में अनायास ही कम पढ़ने लिखने, जो पढ़ता था मैं दच्चित होके पढ़ता था। पढ़ने लिखने में दो चीजें हैं, आज भी ये बात प्रासंगिक है कि जो हित चित्त मन बुद्धि और वाणी को एकाग्र चित्त होके कोई पढ़ाई करता है, तो मैं समझता हूँ कि उसको आशा के अनुरूप परिणाम मिलता है। हम्म। हम्म। तो हम्म। पढ़ाई में जब भी मैं पढ़ता था तो बहुत ही सारे अपने को विलग करके सारी चीजों से डिटैच होके और ठीक है। पढ़ाई पर ही ध्यान करता था। कहते थे ना कि जब पढ़ते हो तो आप उस पे एकाग्र मन पूरी से। एकाग्र चित्त होके पढ़ते हो, तो सारे विषय फिर आपको परत दर परत खुलते जाते हैं। ठीक। तो 10वीं में मेरे कम पढ़ने से ही बोर्ड में पोजीशन आ गई। उससे मुझे ये ज्ञात हुआ कि शायद मैं बहुत होशियार हूँ। अच्छा। तो तब मैंने ये प्रेरणा ली। उसी तब बहुत ज्यादा सरकारी सेवाओं में जाने में मारा मारी नहीं थी। मारा मारी नहीं हुआ हाँ करती थी हाँ, उस तो समय पे। इंस्पेक्टर ग्रेड की रितिका जी नौकरी थी। वो प्राप्तांक जो आपके गत परीक्षा में 10वीं में होते थे, बोर्ड होता था 10वीं में, जी। उसके आधार पे भी बहुत सारी नौकरियां मिल जाती थी। जैसे राजस्व विभाग में लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, वो आपके 10वीं के में अगर आपका फर्स्ट डिवीजन था, जी। 60% से अधिक का प्राप्तांक थे, तो आपको मिल जाती थी। तो अच्छा। मुझे भी मेरे एक गुरुजन ने कहा कि भाई ये तो सीधे नौकरी लग जाएगा, इसकी बोर्ड में अच्छी पोजीशन आई है, तो इसको लैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरदावर जिसको बोलते थे, उसका फॉर्म लेके आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं तो कम से कम डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। क्या बात है, आपके मन में शुरू से था? हाँ, मेरे मन में प्रशासनिक सेवाओं के प्रति एक आकर्षण था। तो किसी को देखा था साहब आपने कि मतलब ऐसा बनना है, ऐसी वर्दी, ऐसी गाड़ियां, आगे पीछे पुलिसमैन, ये सब है ना फैंटेसी जिसको आज के टाइम में बोलते हैं, तो कुछ था आपके मन में? नहीं, किसको देख के इंस्पायर हुए थे? ऐसा तो कुछ विशेष नहीं था, क्योंकि मेरे 3 अग्रज जो भ्राता थे, बड़े भाई थे। क्या करते हैं, हम उनके हाँ बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, वो एक बड़े भाई थे, वो तहसीलदार से सेवानिवृत्त हुए। उससे अच्छा। ज्यादा एमए इकोनॉमिक्स थे, हम्म। जेएनयू तक पढ़े वो। जी। और उससे छोटे थे वो, एमए हिस्ट्री में उन्होंने किया। तो अलवर से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, अलवर राजऋषि कॉलेज तत्समय होता था। और दूसरे तीसरे? और वो पहले दूसरे तीसरे का मैंने वृत्तांत दिया, और चौथा में था। चौथे हैं आप? तो उनसे बातें सुनते रहते थे कि ये एसटीओ आरएस है, आईएएस है, इनकी एग्जाम होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है।
आप जिले का मालिक होता है, तो मुझे लगता था कि मुझे भी ये बनना है। तो ये संकल्प उसी समय सिद्ध हुआ। मैं तत्समय ये भी रितिका जी बहुत विशेष रोचक बात है कि मैं समझता था डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर से बड़ा होता है, क्योंकि उसके डिप्टी एक्स्ट्रा लगता है। तो मुझे तत्समय ये नहीं पता था मासूमियत कि और बचपन, जी, हाँ, तो वो भोले अवेयरनेस। विश्वास इस बात को समझ नहीं पाए थे, तो वो ऐसा चलते चलते और ये संकल्प दृढ़वत होता गया, बलवती होता गया। हुँ, फिर मैं पीयूसी में पढ़ने गया कोटपुतली, तो ठीक है। वहां मुझे पढ़ने में बहुत अनुराग हुआ और मैं प्राय पढ़ता रहता था। हुँ, और जैसे फैशन करना या अपने को मतलब जो एक्सपोजर होता था, जैसे दोस्तों में बैठना, हुँ, महफिलों में हुँ। बैठना, जैसे स्वतंत्रता मिलती है तो बच्चे अमूमन उस स्वतंत्रता को क स्वच्छंदता में परिवर्तित कर जी, लेते जी, हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बेलगाम हो जाते हैं। हैं और बिल्कुल आज सही कह रहे एक्सपोजर बहुत अधिक है। हैं। हुँ, हुँ, तो ये जिन बच्चों को ऐसी प्रेरणा मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है जब उनके पास नियंत्रण कम होता है, हुँ। तो वो उस समय का कैसे उपयोग करते हैं, ये बहुत ज्यादा उनके भविष्य के भविष्य का व्यक्तित्व का निर्माण बिल्कुल। या उसका निर्माण उतना अच्छा नहीं करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो मुझे पढ़ने की प्रेरणा हुई, तो पीयूसी में मैंने मेरा ये संकल्प था कि मैं संपूर्ण लाइब्रेरी पढ़ लूंगा। अच्छा, हालांकि वो संकल्प तो कभी इतनी सिद्ध ललक नहीं हुआ। थी, इतनी ललक ललक। थी। आज भी कर रहे हैं सब, आज भी? नहीं, आज भी मैं रितिका जी तकरीबन 3-4 घंटे रोज पढ़ता हूँ, यद्यपि अब ना तो कोई एग्जाम है, हुँ, हुँ। ना मुझे कोई प्रतियोगी परीक्षा में शामिल बहुत होना अच्छी है, बात है, सीखने वाली लेकिन मैं बात है। 3-4 घंटे में हमेशा स्वाध्याय करता हूँ हुँ, और मेरी रुचि के बड़े विविध विषय हैं। तो जैसे? जैसे मैं इकोनॉमिक्स भी अच्छे से पढ़ता हूँ, हिस्ट्री भारत का कुछ ज़िक्र कर रहे थे आप हाँ, नीचे। तवारीख हिस्ट्री में मुझे बहुत ज्यादा रुचि है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी, भारत की हिस्ट्री भी, कैसे सभ्यताएं और संस्कृतियां बनी, कैसे धर्म इतिवृत्त आख्यान ने, दार्शनिक तत्वों ने, कैसे आध्यात्मिक तत्वों ने मनुष्यता को शेप अप किया, कैसे ज्ञान विज्ञान ने मनुष्यता को आगे बढ़ाया, इसमें बहुत गहन रुचि है। और मैं इसको बहुत गौर से देखता हूँ और उसका अन्वेषण करता हूँ और विश्लेषण करता क्या हूँ। तो बात मैं दावे के साथ कई बार कहता हूँ कि मुझे अगर आ, ये सहूलियत दी जाए और मेरे पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाए, तो मैं पूरी भारत की हिस्ट्री को दोबारा लिख सकता हूँ। उसमें क्या कई बात है! कई इतना प्रेम। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी उसमें रितिका जी, हुँ, जो हो सकता है कि जो आम मानसिकता होती है, एक जैसे जन समूह की चेतना है, ठीक है। वो उसके अनुरूप नहीं होंगी, क्योंकि हमने बहुत सारे मिथक क्रिएट भारतीय इतिहास जी, के बारे में बिल्कुल किए सही हुए कह हैं। रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे भारतीय हैं आप। इतिहास के बारे में हमने मान रखा है कि भारत सोने की चिड़िया थी। हम जैसे कि पॉपुलर मिथक ये दो हैं, भारत सोने की चिड़िया थी। हुँ, हुँ। नो डाउट भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, वो जी, जी। अपने आप में आत्मनिर्भर सा, बिल्कुल, बिल्कुल, सेल्फ सफिशिएंट सा बिल्कुल। कंटेंट था। और ये भी मान रखा है कि भारत विश्व में ज्ञान गुरु था। हुँ, तो वो मैं कई बार इतिहास का जब परीक्षण करता हूँ, हुँ। तो मैं देखता हूँ भारतवर्ष में ये बात सही है, तत्वचिंतन की दृष्टि से भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो उत्तरोत्तर वैदिक साहित्य का विकास हुआ, जैसे वेद हुए, वेद के बिल्कुल, बाद फिर बिल्कुल। अरण्य ग्रंथ हुए, उपनिषद हुए, और उपनिषद के बाद गीता हुई, और वेदांग जो इसके उपांग हैं, हुँ, वो सारे वैदिक साहित्य में खासतौर से उपनिषद और उपनिषद प्रणीत जो उसकी व्याख्याएं, जो शंकराचार्य ने की, जो बिल्कुल। रामानुजाचार्य ने की, जो वल्लभाचार्य की ने, माधवाचार्य ने की, और अन्य संप्रति संत महात्माओं ने की, वो बहुत अनूठी है। वो व्यक्तिगत जीवन को भी अनुशासित करती है, सामाजिक जीवन को भी अनुशासित करती है। क्या बात लेकिन है! ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से देखें रितिका जी, तो हुँ, भारतवर्ष में आपको ये जान के दुखद जानकारी है ये, कि भारत में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो केवल 12% लोग भारत में साक्षर थे। महिलाएं कुछ 100 में से 7 साक्षर थी, और हुँ। पुरुष 100 में से 12 साक्षर थे। तो किस चीज के विश्वगुरु थे हम? किस ये जी। दावा अगर परीक्षण करते हो तो सही सत्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि भारत ने कभी भी प्राथमिक शिक्षा का इजाद नहीं किया। गुरुकुल पद्धति में जो पठन और पाठन होता था, वो सीमित वर्गों तक, सीमित व्यक्तियों तक, और सीमित ही उसका पाठ्यक्रम होता था, सीमित ही उसका कैरिकुलम के अलावा हुँ, 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 उनमें हुँ। सीमित ही लोगों को शिक्षा दी जाती थी। मतलब सार्वजनिक शिक्षा भारतवर्ष में कभी भी एक पूरे समाज में लागू नहीं थी। ये तो अब हमारी कैसी स्थिति देखते हैं आप? अब कैसी स्थिति देखते हैं आज के समय में? शिक्षा में रितिका जी बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, खास तौर से जैसे जैसे लोकप्रिय सरकारें बनी, और खास तौर से उत्तरोत्तर काल में जो अंग्रेजों का शासन हुआ, तो उन्होंने चाहे क्लर्क बनाने के ही सही लिए हुँ। सही, हुँ, लेकिन हुँ, भारतीय हुँ। और ओरिएंटल दोनों तरह की शिक्षाओं को बड़ा बढ़ावा दिया। ठीक है। उनके टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटी बने, मेडिकल कॉलेज भी बने, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बने, हिंदू कॉलेज भी बने, हुँ, हुँ। क्रिश्चियन कॉलेज भी बने।
और उसके पश्चात उत्तरोत्तर पश्चिमी अपने जब भारत स्वतंत्र हो गया, पश्चिमी संस्कृति के पश्चात जब इंग्लिश प्रादुर्भाव से अंग्रेजों के उससे 1947 में हमको स्वतंत्रता मिली स्वतंत्रता। अधिनायकत्व से, तो उसके पश्चात लोकप्रिय सरकारों ने, लोकतांत्रिक सरकारों ने भी शिक्षा में बहुत योगदान दिया। निजी क्षेत्र में जो हमने उदारीकरण के चलते हाँ, निजी क्षेत्र को इसमें प्रवेश दिया, तो मैं समझता हूँ अज्ञान का अंधकार तो निजी क्षेत्र ने बहुत किया है। ठीक है। क्योंकि जितना शिक्षा हमारे यहाँ जनसंख्या का जितना दबाव चलता रहा है, वो अगर सरकारी सुविधाओं के जरिए अगर हम शिक्षा दीक्षा कराते तो ठीक है। पूरा भारतवर्ष अभी तक साक्षर भी नहीं हो पाता। चलिए। और जी जी, तो अब हम थोड़ा-सा इस बारे में और आपसे वार्तालाप जारी रखेंगे। जैसे कि आपने बताया, काफ़ी कुछ आपसे जानना चाहेंगे। साहब के पास ज्ञान का भंडार है। आज की तारीख में भी ये 4-4, 5-5 पुस्तकें पढ़ते हैं। ये सीखने वाली बात है। हमारे जो युवा देख रहे हैं, आप देखिए कितना बिज़ी इनका शेड्यूल होने के बावजूद भी ये इतना समय दे रहे हैं। ये वास्तव में मेरे को पहले सवाल में आपको सीख वाली बात है। थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे, शुरुआत करेंगे एक बार फिर से कि आपके पिताजी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कहाँ से, जैसे कि हमको पता है पलवल से आते हैं। फिर जी, भी हम एक बार आपके परिवार के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे। मेरे पिता साधारण किसान थे और वो, माताजी? हाँ, माताजी भी साधारण गृहिणी थी। और बेसिकली जो कृषि युगीन जो अर्थव्यवस्था होती है, वो हमारे घर परिवार में जमीन थी, उसी से अपने जीवन यापन और निर्वाहन करते थे। ठीक है। और कड़े मेहनती थे और सभी बच्चों को, वो स्वयं बहुत अधिक औपचारिक रूप से शिक्षित दीक्षित नहीं थे, लेकिन उनमें हुँ। बहुत ललक थी कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ने चाहिए, पढ़ने जो चाहिए। आजकल सभी अभिभावकों के होती है। उस समय में सभी भी, पर आपके अभिभावक, माता-पिता की यही हाँ सोच। रितिका जी, आज भी सभी अभिभावक ये चाहते हैं कि जो सही वो बात। नहीं बन सके उनके बच्चे बच्चे बन बने। जाएं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल, मिले, अच्छे संस्कार मिले। बिल्कुल सही ये कहा। अलग बात है कि आज माता पिता के ज्ञान से और गुरुओं के ज्ञान से आज के बच्चों का काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि कैस आज का युग बदल गया है। हुँ, आज ज्ञान है वो इतनी तेजी से ज्ञान अग्रेसित हुआ है, प्रसारित हुआ है, प्रचारित हुआ है, इतना क्षण क्षण परिवर्तनशील है कि कल जो ज्ञान थी बात, वो आज अज्ञान है। आप देखिए कि आज जो पिछले 1500 सालों में मानवता ने सीखा, वो पिछले 150 वर्षों में सीख गए हम। और पिछले 150 वर्षों में जो ज्ञान विज्ञान की प्रगति है, वो पिछले 15 वर्षों में होगी। पिछले 15 वर्षों में जो ज्ञान विज्ञान की प्रगति है, वो पिछले 15 दिनों में हो जाती है। और मैं आपको बहुत पुरजोर विश्वास से कहना चाहता हूं कि ये जो दशाब्दी है, ये जो जिस युग में हम चल रहे हैं, जैसे 2024 से लेके 2030 या 2050 तक, ये दशाब्दियां, ये ऐतिहासिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण दशाब्दियां हैं कि ये युगांतकारी परिवर्तन सभ्यता और संस्कृतियों में और मानवता के इतिहास में करेंगी। क्या बात। क्योंकि मनुष्य आज का स्वरूप बदल रहा है। बहुत सारी चीजें आज जैसे जैसे सारी चीज़ें तकनीकी, ऑनलाइन हो गई हैं हाँ, साहब, सारी चीजें सारी ऑनलाइन। चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो आप भी ना कैसे ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को आप कैसे देखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? रितिका जी, बहुत रोचक बात है ये हुँ, कि आज सारी चीजें, मनुष्य है उसका तो मशीनीकरण होता जा रहा है धीरे धीरे, सही कह रहे हैं। और मशीनों का मनुष्यकरण होता जा रहा है। आप देखिए कि जो चैट जीपीटी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिनको बोलते हैं, ये हुँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो आए हैं, तो इनमें जिससे एक रोबोट को जितना डेटा है वो सारा कंज्यूम करा देते हैं। तो रोबोट इस ग्रेड के आगे है कि जैसे ह्यूमनॉइड जो रोबोट हैं, वो आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज को भी एड्रेस कर सकेंगे। राइट, राइट, यानी राइट। आप जो विशिष्ट जानकारी चाहते हैं, वो भी तत्क्षण आपको उप समय के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में राइट, आपको राइट। उपलब्ध होगी। और वो आपका जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, जो मनुष्य की विशेषता है, मनुष्य की क्या विशेषता है कि एक तो भावनात्मक इमोशनल कोसेंट, कि मनुष्य है उसमें जो भावनात्मक संवेग होता है, भावनात्मक जो त्वरण होता है, गति होती है, मोशन होता है, वो जो परिस्थिति और देश काल के अनुरूप उसमें तत्क्षण परिवर्तन कर सकता है। तो मशीनों में कहा जाता है कि सीखा हुआ संव्यवहार होता है, तो वो देश काल परिस्थितियों के अनुरूप प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। लेकिन अब ये मिथक दूर हो रहा है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल में जो सॉफ्ट स्किल्स हैं मनुष्य की, जो मनुष्य जैसे कलात्मक अभिरुचियां, जैसे पेंटिंग बनाना, जी, जैसे कि कविताएं लिखना, जैसे कि उपन्यास लिखना, जो आपकी कल्पनाशीलता, इमेजिनेटिव फैकल्टी है, जो इमोशनल कोसेंट के वेरिएंट है, वो भी आज मशीनों में पैदा हो रहे हैं। तो आप राइट। देखिए क्रिएटिविटी जटिल, बढ़ती जा रही हाँ, है। क्रिएटिविटी, मशीनों की क्रिएटिविटी, मनुष्य की तो क्रिएटिविटी की कोई सीमा ही नहीं है। हुँ, रीतिका की क्रिएटिविटी पार एक्सीलेंस है। हुँ। रीतिका बहुत क्रिएटिव है, वो नोबेल प्राइज तक जीत सकती है। हर दिमाग में, मस्तिष्क में इतनी उर्वरा शक्ति होती है, इतना उसमें संचयमान क्रियाएं होती है, इतना उसका कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं,
और अभी मनुष्य के इम्तियां और भी हैं। आदमी कहीं तक भी बढ़ सकता है, उसकी उरूज की, उसके बढ़ने की, बढ़ने उसके की। ऊंचाई तक जाने की कोई सीमा नहीं है, निस्सीम है। पर फिर भी मशीनें हैं, वो जो संज्ञात, जो आपको ज्ञात है, जो आपको पता है, जो आपके नॉन क्षेत्र है, उसकी सारी डेटा आज उनको कंज्यूम करा के, और मशीनों का मनुष्यीकरण हो रहा है। रोबोट, आप ह्यूमनॉइड रोबोट्स आज जिस ह्यूमनॉइड लेवल के आ रोबोट्स रहे हो हैं, गए जी। हाँ, ये सभी क्षेत्रों में आपके जैसे आपकी स्किल के अतिरिक्त आपके जितना मिनियल जॉब्स हैं, उसमें भी के लिए भी चुनौती हैं। आपके जैसे आज ट्रैफिक मैनेजमेंट, राइट। आज जैसे रोबो क्लर्क आ गए, तो क्लर्कों का कार्य उनको जाएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे टाइपिंग का है, कस्टमर केयर वाली बात बैंकों में जितनी, वो सारी हर रोबोटिक जगह हर कहने जगह। का मतलब। और कुल मिला के थोड़े दिनों में आप देखना न्यूज एंकरिंग में और सही बात है। कोचिंग में, टीचिंग में, आप इनका बिल्कुल बिल्कुल। नई टेक्नोलॉजी का, जैसे एआई। इंफोटेक का, हम्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और बायोटेक का जो कॉम्बिनेशन है, उससे मनुष्य का जीवन सरल भी हुआ है, जटिल भी हुआ है। जटिल भी हुआ है तो तो साहब, हाँ जी। जी जी, आप जारी बताइए। रखिए जारी रखिए जारी तो रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बड़ा अद्भुत समय है। ये दशाब्दियां मतलब कालजयी साबित होंगी, और ये इतिहास के गाल पे एक ऐसा सशक्त दस्तावेज लिखेंगे कि मनुष्य की, मनुष्यता की जो प्रगति है, वो विस्मय से देखेंगे कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो वाह, जाएगी। वाह, जो आंख बिल्कुल को सही बात दिखता है। है वो मेरे जुबान पे नहीं आ सकता, मुझे हम्म। दिखता है। मुझे कई बार मैं पहले भी ये बातें कहता था, तो लोग ये कहते पता नहीं जगरूप सिंह जी कैसी बातें बताते हैं, कि ये कोई होगा क्या, ये फंतासी सा लगता है। हम्म। पर वो सच सारे जो हमेशा ऐसे लगते थे, जो वहम से लगते थे, वो हमारे यकीन से आगे निकल गए। वो सारी चीजें अब कोरोना बदल काल गई में समय के सिद्ध साथ। भी हो गया कि जब मैं ये कहता था कि तकनीक का ऐसा प्रयोग होगा, कि जैसे आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सने सने जो शिक्षा प्रणाली जो हमने इजाद की है, उसमें जो क्लासरूम पद्धति धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो ये तकनीकी ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान के रूपक साथ साथ चलते हैं। ज्ञान ठीक है। समग्र पद है, विज्ञान मतलब उसका विशिष्ट और वर्गीकृत ज्ञान है, विश्लेषण का ठीक है। विश्लेषण की जो क्षमता वाला ज्ञान जी है, वो जी। विज्ञान है। तो चलिए। वैज्ञानिक दृष्टि से जो भी व्यक्ति है, चाहे छात्र छात्राएं हैं, चाहे आपके वयस्क हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे अधेड़ हैं, चाहे किसी भी सेक्टर के लोग हैं, जी जो जी। तार्किक परीक्षण करके अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीजों को परखेंगे, तो वो आत्मसात नई युगीन धाराओं को कर सकेंगे। ठीक है साहब, हम थोड़ा सा बात को और आगे बढ़ाना चाहेंगे जी आपसे, थोड़ी सी और आपके बारे में काफी कुछ जानना चाहेंगे कि आप जिला कलेक्टर के रूप में जब सेवानिवृत्त हुए, तो आप ऐसे पहले कलेक्टर बन गए थे जो जिला कलेक्ट्रेट से सेवानिवृत्त हुए थे। करीबन 34 साल तक आप राजकीय सेवा में रहे, और आपने अपने एक उद्बोधन में कहा था कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तो अगला जी। मोड़ हम आपका जानना चाहेंगे, क्या राजनीति है? नहीं रितिका जी, देखिए, समाज में हर आदमी अपनी सार्थकता सिद्ध करना चाहता है। राजनीति में आपकी रुचि तो है साहब। राजनीति में कोई राजनीति भी समाज नीति का भाग है। जी तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में रुचि नहीं है, होनी भी चाहिए। बिल्कुल। जो भी बौद्धिक विश्लेषण रखते हैं, तार्किक क्षमता रखते हैं, जो जी जो जी जिनको सही कहा। ईश्वर ने और कुदरत ने और मानवता ने अच्छा स्वास्थ्य दे रखा है, और अभी मस्तिष्क में डिमेंशिया शुरू नहीं हुआ हो, और स्वास्थ्य में क्षमताएं, जहनी सलाहियतें हैं, तो ऐसे आदमी को कहीं ना कहीं समाज में अपनी योग। क्षमता के अनुरूप समाज में योगदान देना चाहिए। तो वो सेवा काल में जो राजकीय प्रक्रम में जो योगदान हुआ, राजकीय पदानुसांगों पे रहते हो, पोस्ट पे रहते हो, जो डिलीवरी दी, जो जी 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 सेवा प्रदाता की भूमिका निभाई, जी। वो उसका मूल्यांकन राज्य सरकारों ने भी किया, लोगों ने भी किया, और आदमी को खुद को भी सुखानुभूति होती है कि मैं कुछ अच्छा किया है, बेहतर किया है, कुछ काम किया, कुछ नाम किया। जी। और बदनामी नहीं ली। जिन भी पद और पदानुसांगों पे रहे, उन हम्म। पे एक लोगों को खुली एक्सेस देना, जी और जी। लोकतांत्रिक तकाजा, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है वो नौकर होता है, और नौकर का कार्य होता है कि वो सेवा प्रदाता होता है। आज पॉलिटिशियन है वो भी नौकर है, और राजकीय प्रक्रम में वो भी नौकर है। लोक सेवक। लोक सेवक हैं, दोनों ही लोक सेवक हैं। और सेवा का धर्म सर्वोपरि है, और लोक है उसकी सेवा करना। एक संकल्प के रूप में, राजकीय प्रक्रम के रूप में, लोक सेवक के रूप में कार्य किया। अब जो कहीं अवसर मिलता है और प्रमाणिक अवसर मिले, तो ऐसी इच्छा और आकांक्षा की बात नहीं है। जैसे
राजनीतिक जीवन कभी भी इच्छा से नहीं होता रितिका जी। ठीक है। आप होशियार हैं, आपने संकल्प लिया कि आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, तो ये आप सेवा में पदार्पण कर लेते हैं और संयोग से कभी न कभी आप अगर अच्छा कार्य करते हैं तो आपको ये अवसर मिल जाता है। बिल्कुल। तो लेकिन राजनीतिक जो सफर है वो बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है। एक तो क्योंकि भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली में बहुदलीय व्यवस्था है, तो उसमें कोई दल जो मुख्य धारा का दल है वो आपको चयनित करे, वो आपका चयन करे कि आपको अपनी टिकट दे, फिर आप जनता के बीच आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, लोग अपने मत से आपको मत का विधान दे के आपको ये माने कि आप उनका सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें साथ में हो जाएं, साथ में फिर आज जिस तरह से चुनाव में बहुत ज्यादा धन साध्य चुनाव हो गए, बहुत ज्यादा पैसा वैसा खर्च करना पड़ता है, मतलब तो ये सारी चीजें डेटरेंट है। आकांक्षा तो है कि जैसे मतलब लोक सेवा के दायित्व में जो सीखा है, जो अनुभव जी जी बिल्कुल बिल्कुल देश काल समाज से मिले हैं, जी जी उनका लाभ, चूंकि वो कोई भी ज्ञान अगर वो लोक संग्रह के काम नहीं आता, लोक हित के काम नहीं आता, तो उसका कोई मूल्य नहीं, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। तो इच्छा तो यही है कि जो कि अगर ऐसा मौका मिला, दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं, तो मैं लौटाना चाहता हूँ। लौटाना चाहते हैं। अगर वो जितने अंशों में मेरी जो पदानुसांग जो क्षमता है, जो जिस भी कार्य करता हूँ, जिस भी जगह रहता हूँ, तो मैं अनवरत चेष्टा करता हूँ मैं कुछ ना कुछ जो मुझे उपलब्ध है, जो मेरे पास है, वो मैं दे सकूं। और ये हर एक की इच्छा रहती है। मान लो किसी के पास बल है तो बल देना चाहता है, धन है तो धन देना चाहता है, ज्ञान है तो ज्ञान देना चाहता है, सेवा है तो सेवा देना चाहता है। तो वो भूमिका निर्वहन करने में मेरी अपनी सहर्ष इच्छा रहती है कि मैं करूं, और कोशिश करता हूं कि हमेशा अच्छे से करूं और लोगों को अपने जो मुझे उनसे ही मिला है, दरअसल वो उनको आप लौटा सके। हाँ, कहने का मतलब ठीक है। यादव साहब, एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति के समय आपने कहा था कि हर राज्य का कर्मचारी एक लोक सेवक की भूमिका में है, और अगर लोग उससे प्रसन्न नहीं होते हैं तो उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आपने कहा था। जब कोई आदमी किसी लोक सेवक के पास जाए तो उसकी जिम्मेदारी संवेदनशीलता से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन सही मायनों में ऐसा हो जाए तो मानो राम राज्य आ जाए। आजकल ऐसा देखने को मिलता है, आपको क्या लगता है? देखने को मिलता नहीं है ये चीजें। पर मैं आपकी बात से रितिका जी 100% सहमत हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थे कि वो दशरथ नंदन थे। उनका महत्व इसीलिए है कि बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया, और मुझे प्रसंगवश ये उदाहरण देना बहुत समीचीन लगता है, बहुत सही लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे लिए इसलिए वंदनीय और इसलिए आदरणीय और इसलिए चिर स्मरणीय और इसलिए हमारी स्मृतियों में रहेंगे। वो भगवत तो है ही, अवतार तो है ही, बिल्कुल सही। पर उनका जो स्वरूप समाज में उभर के आया, वो इसलिए उभर के आया कि उन्होंने पहली बार ये कहा कि लोक सेवक को, क्योंकि राजा भी लोक सेवक है और लोक का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने धोबी की बात पे अग्नि परीक्षा आयोजित की। उनका ये मानना सब पहले के समय में जब राजतंत्र में, राजशाही में उत्तरदायित्व तो जनता के प्रति राजा का नहीं होता था। अमूमन जितने भी राजा होते थे वो एनलाइटन डेस्पोट कोई कोई उनमें से होता था, बाकी स्वेच्छाचारी शासक होते थे, और प्रजा हित का कोई कोई ध्यान रखता था तो वो लोकप्रिय होता था, लोक संप्रेषणीयता होती थी। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पहली बार जनता को न केवल निर्णयों में सम्मिलित किया, उनकी धारणाओं की भी परवाह की, इसलिए वो राम राज्य है। तो जो लोक सेवक अगर धारणाओं की परवाह नहीं करता, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप का आदमी हो, वो सब सेवक हैं। और वो सच बात यह कि वो सेवक उनमें से कोई भी अपने को नहीं समझता। समाज की त्रासदी का कारण यही है, ये ट्रेजिक बात है कि आज जो ना तो पॉलिटिशियन अपने को लोक सेवक समझता है, उसको यद्यपि 5 साल में उसका मूल्यांकन जनता कर देती है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में लोक सेवक है वो तो एंट्री या एग्जिट है ही नहीं। अभी एक टीवी चैनल पे मुझसे डिबेट में पूछा था कि साहब ये अभी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को आप कैसे देखता? मैंने कहा ये पहले से प्रावधानित है सेवा नियमों में, और हर साल इसका आयोजन होना चाहिए। हर जो कर्मी है उसकी संपूर्ण सेवा काल के रिकॉर्ड की स्क्रूटनी होनी चाहिए। कोई आदमी अच्छा है तो उसको मतलब उसको रिकॉग्नाइज करने के भी फॉर्मेट हैं, और अगर मान लीजिए कोई खराब है
तो उसको सेवा से लोक हित में निकालना चाहिए। निकम्मों का स्वर्ग क्यों बनाना चाहते हो? अगर सेवा में प्रकर्षता लाना चाहते हो, कौशल लाना चाहते हो, एफिशिएंसी लाना चाहते हो, तो पब्लिक की जेब से हम पैसा लेते हैं। तो जो भी लोक सेवक अगर संवेदनशील नहीं है, जनता की बात नहीं सुनता, जिनका सेवक है उनका अपने को स्वामी समझता है, तो ये तो मैं समझता हूं कि विरोधाभासी बात है। कि भी जो सेवक है वो तो याचक की जो स्वामी है वो तो याचक की मुद्रा में खड़ा आपके द्वार पे। सही बात है। और जो आप उनके सेवक हो वो आप अधिकारी बने बैठे हो। बने बैठे हो। आपके अधिकार आपका उत्तरदायित्व है। किसी भी लोक सेवक को या जनप्रतिनिधि का जो अधिकार है वो अधिकार नहीं है, वो उत्तरदायित्व है। वो जितनी संवेदनशीलता से उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है, जितना संवेदनशील रह के लोगों की सुख दुख को सुनता है, उनका साक्षी बनता है, उनका निवारण करने की चेष्टा करता, अभाव वियोग का निराकरण करता, उन्हीं अर्थों में वो सच्चा लोक सेवक है। सच्चा लोक अन्यथा वो सच्चा लोक सेवक नहीं होके लुच्चा लोक सेवक है और लुच्चा पॉलिटिशियन है, जो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। यादव जी, इसी बीच हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कलेक्टर कार्यालय में पर्ची सिस्टम को हटाए जाने को लेकर आपने सीधा संवाद का सिलसिला शुरू किया था। ये बहुत बढ़िया पहल थी आपकी, तो थोड़ा जानना चाहेंगे कि आखिर क्या अंतर था नए और पुराने सिस्टम में। पर्ची सिस्टम का अर्थ क्या है, मैं ये जानना चाहूंगी। रितिका जी, न केवल जिला कलेक्टर के पदानुसांग पे पोस्ट पे ही नहीं, मैंने जहां पर भी जिस भी लोक सेवा में आरटीओ जयपुर में रहा, मैं सीओ नगर निगम जी बिल्कुल, वो भी बहुत बड़ा पद है जिसमें बहुत भारी संख्या में जी बिल्कुल हमने आपके इंट्रो में देखा लोग मिलने आते हैं। तो मैंने कभी भी किसी भी पद पे लोगों से मिलने के लिए कोई अमुक समय निर्धारित नहीं किया, नहीं रखा आपने, और कोई पर्ची मैं नहीं लेता था। जो भी आदमी खुला, जो आप ये बात, कोई हमारी शक्लें इतनी अच्छी तो है नहीं कोई कि हमारी शक्लें देखने आएगा। जो अभाव वियोग होता तो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने सुना है कि 200 से 250 से 300 लोग मिलते हैं एक दिन आप लोगों से। कैसे कर लेते हैं इतनी जिम्मेदारी से आप लोग? क्या वो इसलिए मिलते हैं कि जब धीरे धीरे सने मैंने इस बात को भी ताकीद की, मेरे जो सहयोगी अधिकारी थी कि मैं अधिकारी थे तत्समय जिस भी पदानुसांग पे था, तो मैंने ये कहा कि मैं मेयार यानी स्टैंडर्ड इस बात का रखूंगा कि किस अधिकारी के कार्य क्षेत्र या जिसका जो कार्य क्षेत्र बांट रखा है वहां से कितने लोग मेरे तक आते हैं। मैं प्राय जो आते थे उन लोगों से पूछता था कि आप उपखंड अधिकारी से मिले? उन्होंने कहा नहीं मिले, तो फिर मैं उनका मेजरनामा या उनके कंप्लेंट या उनकी डिमांड या उनका जो भी विशिष्ट अनुतोष मांगते थे वो उन्हीं को भेजता था, और उस पर टाइम बाउंड समय लिखता था कि इतने दिन में इनकी बात सुन के और मुझे इस पे त्वरित कार्रवाई करके बताइए। ये हर जगह। तो वो कई बार लोग समझते हैं कि जितना हायर जाओगे उतना आसानी से सुनवाई होगी, और वो मैं ये भी कहता था कि आप गए थे या मिले नहीं वो। तो नीचे लोगों के अगर नीचे लोग सुन ले तो ऊपर तक जाने की जरूरत ही ना पड़े, सुनते ही तो नहीं है। मैं आपकी बात से रितिका जी ये आम परेशानी है, ये जो हम आम जिंदगी में देखते हैं साहब। बस जिस सीगे से, जिस सेगमेंट से, जिस व्यक्ति का सीधा सीधा सरोकार है, वो अगर लोक सेवक के बतौर जिस आदमी को सेवा की जो वांछा रखता है, जो सेवा लेना चाहता है, कि मान लीजिए आप गई और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहती है, उसके लिए मुकर्रर कर रखा हमने, तो पहली बात तो जो डिवीजन का क्लर्क है उसको आपको ठीक से बात करना चाहिए, जो हमारा सहयोगी अनुभाग का, उसको आपसे डीलिंग असिस्टेंट को ठीक से आपको बताना चाहिए। हो सकता है आपको नहीं पता हो, फॉर्मेलिटीज का नहीं पता, तो वो बतानी चाहिए। फिर उसके बाद उच्च अधिकारी को संवेदनशीलता से उसको देखना चाहिए कितने आवेदन आए, कितने में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो तुरंत जारी हो जाने चाहिए। अगर किसी में डॉक्यूमेंट की पूर्ति, पहली बात तो जब स्क्रूटनी करते हो तो आप एक जो आपका सहयोगी होता है, एक उसका उत्तरोत्तर उसका सुपरवाइजरी होता है, तो वो तभी देख लेना चाहिए, बार बार नहीं घुमाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सेवा का देने का जो क्रम है इसमें लोग ज्यादा आते हैं, इसलिए कि लोग यानी आपका नेट काम नहीं कर रहा। तो मैं अपने मातहत अधिकारियों को ये कहता था कि मैं इस बात से मूल्यांकन करूंगा कि भी आपके क्षेत्र के, आपके सीगे से संबंधित, आपके अनुभाग से संबंधित कितने लोग मेरे पास आते हैं। और जिसके ज्यादा आते थे तो मैं उनको इंडिकेट करता था कि आपके यहाँ से 48 लोग इस सप्ताह मेरे पास आए, जो कि एक बड़ा नंबर आपने, बहुत बढ़िया। तो ये नया, तो उससे धीरे धीरे सने लोग भी कम हो गए और कई लोग धन्यवाद भी देने आने लगे। हाँ, तो ये लोक सेवक का दायित्व होता है कि वो ये देखे कि न केवल वो स्वयं अपना उत्तरदायित्व ठीक से निर्वहन करे, उसके सहयोगी भी अपना कार्य ठीक से करें, ताकि जो आस्था धीरे धीरे जो दरकती जा रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है,
आज आपके चैनल पे आप सर्वे करा लीजिए, मैं कई बार रिटायरमेंट फंक्शनों में मेरे सहयोगी कर्मियों से, साथी अधिकारियों से, कर्मचारियों से कहता हूं कि आप लोक सेवकों के बारे में अगर पब्लिक ओपिनियन लोगे, और ठीक तो है। मैं कहना नहीं चाहता कि हमारे सर नदामत से, शर्म से झुक जाएंगे। कोई लोक सेवक के बारे में आज ये नहीं कहता कि अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बल्कि इसके विपरीत बातें कहते हैं। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो सेवा वांछा रखते हैं, जो सेवा जिनके लिए हम लोक सेवक हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आपके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के हो, आज ये भी फैशन हो गया कि भी पॉलिटिशियन को भी सब लोग भ्रष्ट बताते हैं, पावर ओरिएंटेड बताते हैं, उनके बारे में भी अच्छी बात नहीं कहते, और देखते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच के चलते 5 साल में सरकारें भी उखड़ जाती हैं और व्यक्ति भी उखड़ जाता है। तो इसीलिए उखड़ता है कि वो कहीं ना कहीं लोक दायित्व जो उनके ऊपर है, लोक संग्रह का जो दायित्व है, लोक सेवा का जो दायित्व है, लोक नीति का जो दायित्व है, उसको ठीक से निर्वहन ठीक नहीं से नहीं करते। निभा रहे हैं। तो साहब इसी बीच हम, मगर आपके जितने भी हमने आर्टिकल्स देखे हैं, जितने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, जितने आपके मैगजीन्स वगैरह में हमने देखे हैं, आपका पर्चे सिस्टम वाला जो वाकया है ये बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों ने इसकी बहुत तारीफ की। जैसे कि आपने बताया लोग धन्यवाद देने आते थे, तो बढ़िया आपने जितना शानदार सिस्टम बना रखा था, मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे जो बाकी आम जनता वो परेशान थोड़ा कम हो। यादव जी, इसी बीच में हम आपसे जानना चाहेंगे कि माना जा रहा था कि 2023 में आप राजनीति में कदम रखने के इच्छुक थे, चुनाव लड़ना चाहते थे आप, अलवर की एक सीट से सामान्य कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस पदाधिकारियों को आवेदन भी किया था आपने, लेकिन थोड़ी सी जी। बात नहीं बन पाई थी, तो वो थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। अब वो, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रीति का करे सवाल तो हम क्या जवाब दें। यादव जी, आपसे बातों में तो मैं नहीं जीत अबर बन सकती। से अबर बरसे तो इनायत, उसकी साख तो सिर्फ दुआ करती है। आपसे बातों में मैं नहीं जीत सकती। आप बताइए, वो किस्सा बताइए। बता रहा हूँ कि अबर बरसे तो इनायत, उसकी साख तो सिर्फ दुआ करती है कि यद्यपि मैंने टिकट मांगा था पर किसी ने गौर नहीं किया, हम्म। और नहीं नहीं किया, तो नहीं, ये वो हम आमतौर पे जानना चाहते हैं कि थोड़ा कारण क्या था। कारण का मुझे नहीं पता। ये कारण तो वही बता सकते हैं जो राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हैं, वही बता सकते हैं कि उनको क्यों ठीक नहीं लगा। और चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बहुत जी। शुभकामनाएं। हम चाहेंगे कि आप जी। हमें आगे राजनीति में भी दिखें। जी। आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, और आपने जिस तरीके से 34-35 साल सेवा की है, ये देश के भविष्य में जो आपका जो योगदान है वो बहुत काम आएगा। साहब, बीच में हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जी। अभियोजन स्वीकृति आम जनता को क्या समझे, मतलब अभियोजन स्वीकृति से आम जनता क्या समझे, क्योंकि अभियोजन स्वीकृति दी क्यों नहीं जाती, सबसे बड़ा सवाल है। क्या डर होता है कि अधिकारियों की सच्चाई सामने आ जाएगी, सरकारों की पोल खुल जाएगी? क्योंकि एक बात बीच में आई थी कि एसीबी ने 2014 में आपसे जुड़े एक मामले में भी अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, तो वो क्या था पूरा सब कुछ? देखिए क्या होता है कि अभियोजन स्वीकृति, जो कोई भी आचरण की भ्रष्टता हो या पद का दुरुपयोग हो, दो कारणों से जो इसके लिए सक्षम प्राधिकरण है, जो अन्वेषण ब्यूरो है, वो मुकदमे दर्ज करता है, आइदर कंप्लेंट पे या स्व प्रेरणा संज्ञान से। तो मेरी कोई मेरे व्यक्तिगत प्रकरण में कोई 89 में एक पट्टा 220 गज का जी। किशनगढ़ रेनवाल में नगर पालिका ने जारी किया। मैं प्रशासक था, तो मेरे से बिल्कुल उसकी बिल्कुल। अप्रूवल ली, तो मैंने अप्रूवल दे दी। ठीक है। उसमें लिखा हुआ था रिपोर्ट में कि साहब इसके खाम मकानात बने हुए, राज्य सरकार का ऐसा आदेश था ठीक कि है। 71 से पहले का जिसका कब्जा हो ठीक है। उसको पट्टा दे दिया जाए, हम्म। और उसकी कीमत तय कर रखी थी, तो कीमतन जो देना था, हम्म। तो वो उस पे फाइल पे रिपोर्ट दस्तयाब थी, उपलब्ध थी कि भाई इसके फादर का 55 से कब्जा है, और ठीक है। इसके फादर का 1971 में उसमें वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ पे काम कच्चे मकानात बने हुए हैं और तामीरात हो रखी हैं। तो ईओ ने, मैंने खुद ने इंस्पेक्शन कर लिया, ईओ ने लिख रखा है, तो इनको सर्वथा पट्टा दिए जाने योग्य, तो मैंने उसको अप्रूव कर दिया। ठीक है। उस पे फिर 2013 में किसी ने शिकायत करके, और उसको पुलिस ने एफआईआर में कन्वर्ट कर लिया, और उसकी अन्वेषण करके ये कह के कि साहब ये पट्टा जो दिया गया, ये उस पे तत्समय गलत दिया गया, ये भूमि गोचर थी। तो ये भी बाद में संज्ञान में मैंने लाया कि जैसे म्यूनिसिपल एरिया में उस समय वो पंचायत थी, पंचायत के समय में जो राजकीय भूमि होती है, गोचर जी होती जी है, जी, वो बिल्कुल। उसकी अधिकारिता में, तो शहर में गाय ही नहीं होती, तो शहर वो नजूल लैंड हो गई। तो धारा 3A राजस्व अधिनियम के तहत मैंने के नजूल लैंड की जो प्रॉपर्टी है, मैंने उनको उदाहरण देके बताया कि जेडीए के सारी गोचर दर्ज हो गई, ऐसे ही वहां नगर पालिका के नाम दर्ज हो जानी चाहिए थी, तो एंट्री का अंतर है। तो वो मेरी बातों पे नहीं मान के, और उन्होंने ब्यूरो ने मांग लिया
पर क्लीन चिट हुआ था बाद में, फाइल हाँ क्लोज हुई, बिल्कुल क्लीन चिट मिली इसलिए थी हुई, आपको। मैंने केंद्रीय सरकार को इन्होंने भेजा, मैं केंद्रीय उनके पास गया और मैंने अपना मेजरनामा दिया, बिल्कुल उसमें कहा क्लीन कि चिट, एक भी सुई की नोक के बराबर इसमें ना तो कोई कोई तथ्य की गलती आपकी भूल है, नहीं पाई गई ना थी। कोई इसमें भ्रष्टाचरण है, ना कोई बिल्कुल पद नहीं। का दुरुपयोग है, और मेरा ही नहीं किसी का भी नहीं है। बिल्कुल क्लीन चिट हुआ हाँ तो था और वो उसमें फाइल क्लीन चिट क्लोज हुआ। हुई थी। और नहीं, फिर एसीबी ने पुनः अनुसंधान करके ये कहा कि हमने पूर्व में जो मांगी है, राज्य सरकार ने डिनायल नहीं की, ठीक है। एसीबी ने कहा कि हमने पूर्व में जो अभियोजन स्वीकृति मांगी थी जगरूप सिंह यादव खिलाफ, उसको हम विड्रॉ करते हैं, प्रत्याहरित करते हैं, क्योंकि हमने गलत मांग ली। गलत मांग, बिल्कुल तो जैसे कि हमने देखा भी है, जी क्योंकि देखिए क्या होता है साहब कि आम जो लोग होते हैं उनके ऊपर तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, जी मगर देखा जाता है ना जब कोई बड़े अधिकारी होते हैं, कोई राजनीति पार्टी से गीतिका या जी, लोक सेवक जो भी होते हैं। बड़े छोटे का सवाल नहीं है, नहीं इश्क साहब, में नहीं, हाँ मैं बोलिए। आपको रोकना चाहूंगा, इश्क में जख्म सब बराबर है, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। भ्रष्ट का आचरण की भ्रष्टता है या पद का दुरुपयोग है, कोई भी व्यक्ति करता है किसी भी ये आपकी महान पदानुक्रम पे सोच रहे, है, ये आपकी महान सोच है कि आप सबको एक समान देखते हैं, पर उस पे हकीकत एक्शन होना चाहिए। एक्शन ऑन, ये आपकी मानता है, ये आपको बड़प्पन है कि आप सब चीजों को समान देखते हैं, सबको एक समान मानते हैं। पर साहब आप तो मेरे से ज्यादा हर चीजों में एक्सपीरियंस्ड है, हमारी तो जिंदगी शुरू हुई है। आपने देखा होगा कि जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं, पर मैं बाकी लोगों की बात कर रही हूँ कि जब कोई अधिकारी होते हैं या कोई बड़े पद पर होते हैं, उन पर एक्शन लेने से पहले सोचा जाता है, क्योंकि हकीकत तो ये होती है कि कहीं ना कहीं अगर वो पकड़े जाएंगे तो उसके पीछे सरकारों की भी पोल खुलती है। मैं तो रितिका जी उल्टा कहना चाहता हूँ, बड़े को पहले, हमेशा बड़े से देखो, हकीकत बात है, शिष्टाचार हकीकत और बात है। भ्रष्टाचार लोग दोनों छोटी हमेशा मछली पकड़ते ऊपर से हैं। नीचे की ओर ढलता है, शिष्टाचार भी और भ्रष्टाचार भी। सही कहा आपने। आचरण की भ्रष्टाचारता हो चाहे शिष्टाचारी हो, अगर शीर्षस्थ नेतृत्व शिष्टाचारी है, बहुत ज्यादा लोक सेवा के प्रति कृतज्ञ है और उसको लोक सेवा के दायित्व को बहुत ही स्ट्रिक्ट चार्ज मानता है, तो सारा अमला, प्रशासनिक अमला भी तदनुरूप अपने हिसाब से, उनके हिसाब से काम करता है। ठीक है इसी तरह आचरण की भ्रष्टता भी है। जी। तो ये दोनों कहीं ना कहीं शीर्ष से चलते हैं। तो जो जिसका ज्यादा गुरुतर दायित्व है, जिसका दायित्व अधिक है, अब एक छोटे से अधिकारी को आप पकड़ लोगे, उससे भ्रष्ट आचरण की वो नहीं होगी, क्योंकि ये तो तंत्र है। तंत्र में ये देखना चाहिए कि किसका कितना उत्तरदायित्व, कितना कितना अंशदान है, कौन कितने महत्वपूर्ण ढंग से उसको चीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। तो उसका हमेशा मैं आपसे सहमत हूं और जन जन की इस आकांक्षा से सहमत हूं। आम जन भी ये महसूस करता है कि राजनीतिज्ञ और लोक सेवक काम नहीं करते। आप चाहे भले ही अपने चैनल पे स्वतंत्र इसकी वोटिंग करा लो, पब्लिक ओपिनियन ले लो, आज ये दरकते हुए जो विश्वास है लोगों के, ये चिंता का विषय है। ये समाज में आगे चल के नासूर बनेगी ये धारणा कि पॉलिटिशियन भी काम नहीं करते, सही बात है, और सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ब्यूरोक्रेट भी काम नहीं करते, पॉलिटिशियन काम नहीं करते, सब चुनाव के समय अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते। तो ये बिल्कुल फिर जिस आदमी का हम शासन जिस पे करते हैं, जो गवर्नड अगर ऐसा महसूस करता है, जो शासित अगर ऐसा महसूस करता है, शासित अगर शोषित महसूस करता सही है, कहा आपने। तो ये तंत्र में कहीं ना कहीं तंत्र की विफलता है, विफलता है। और ये धीरे धीरे अराजकता की ओर हमें लेके जाएगी। बिल्कुल, तभी मैंने आपसे कहा कि साहब आपने तो इतना एक्सपीरियंस लिया है, आपसे बेहतर हम जानते भी नहीं, आपने जमीनी स्तर पर चीजों को देखा हुआ है। जैसे कि राजनीति की हमने बात की, तो साहब आपने भी देखा होगा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, पर हकीकत ये है कि अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो गर्मी के टाइम पे ना बिजली भी समय से नहीं आ रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में 2000 रुपए जुर्माना लग रहा है बिजली के नाम पर, अब ये पानी के नाम पर, माफी चाहूंगी। चैनल जैसे, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैं हमेशा जैसे बताया गया है हकीकत का जलवा, मगर हर हकीकत छुपाई गई है। जो आप आंकड़ों से ये सिद्ध कर देते हो, मतलब टिप इन द आइसबर्ग से ये दिखाना चाहते हो कि आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके, साहब आप जैसे बहुत एक्शन मोड में हो, आपने त्रिपाल बांध दिए एक दो चौराहे पे, उससे इतनी व्यापक राजस्थान का जो 742 लाख स्क्वायर किलोमीटर का भूखंड है, जो हॉट वेसल बना हुआ है, उसपे जयपुर शहर में एक आध चौराहे पे ग्रीन त्रिपाल बांधने से, ग्रीन सेड नेट बांधने से भीषण गर्मी का प्रकोप कम नहीं होगा। तो ये तात्कालिक योजनाएं बनाई जाती है, जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट बनाया किया जाता है, वो ठीक नहीं है। पुलिस भी जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए नाम पे बस होटल रेस्टोरेंटों में घूमती रहती है, इससे अपना प्रोएक्टिव रोल दिखाती है। अगर कोटपा एक्ट का अगर उल्लेख करें, तो कोटपा में भी एक आध फूड ज्वाइंटों में, जो मैं समझता हूँ निजी परिसर है, उनके अलावा सार्वजनिक स्थलों पे, चाहे पार्क हो, चाहे मनोरंजन के स्थल हो, चाहे सड़क हो, चाहे आपके
सिनेमा गृह हो, कहीं पे भी आप देख सकते हो कि जो सार्वजनिक स्थल हैं उन पे एक भी तंबाकू निषेध का मुकदमा पुलिस नहीं बनाती। नहीं बनाती, नहीं लिखा हाँ, जरूर होता है। हाँ, लिखा जरूर होता है, लेकिन आप होटलों में घूमती रहती है ताकि उसमें प्रोएक्टिव दिखे, लगे कि सरकार काम कर रही है। कर रही है। हाँ, बोले साहब हमने देखो वहां होटल में गए, हमने छापा मारा, ये काम नहीं है पुलिस का, लेकिन करते हैं। तो लोक सेवा मतलब ये कहीं ना कहीं मीडिया भी उन्हीं चीजों को, खबरों को प्रमुखता से दिखाता है और उसको एक्शन के रूप में जनरेट करता है। तो जो फाल्स धारणाएं हैं, आभासी चीजें हैं, जो वास्तविक नहीं है, जो केवल दिखावे की कार्रवाइयां हैं, उनको अगर पृष्ठभूमि में रखते हुए अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करी जाए तो पता लगता है कि भी चीजें किस दिशा में जा रही है। आपने अपराधियों को कितना डिटेन किया, अपराध का संज्ञान कितना लिया, आपने चैन स्नेचिंग कितनी छोड़ी, आपका पुलिस का ये देखना चाहिए। तो मैं कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट ले लो, चाहे आप जो शांति व्यवस्था रखते हैं वो ले लीजिए, चाहे आपके सेवा प्रदाता की भूमिका ले लीजिए, कहीं ना कहीं धीरे धीरे आम जन में एक असंतोष पनप रहा है। ठीक है साहब, देखिए मीडिया की जैसे की बात, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ। और मगर कि जैसे मीडिया की बात हुई तो मीडिया जगह जगह तो जा नहीं सकता है। हम तक जो खबरें आती हैं या हमारे हमारे कोई चैनल तक हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं पुरजोर तक। कई अगर हम बात करें तो ऐसी ही कुछ मुद्दे जैसे जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, काफी सारे ऐसे मुद्दे थे कि जैसे हमारे चैनल की हम बात करें तो उसको पुरजोर तरीके से उठाया, उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया गया है। तो आप थोड़े से हम दूसरे सवाल पर आप पे आना चाहेंगे कि आप अधिकारी रह चुके हैं, राजनीति को आप राजनीति की बातें कर रहे हैं, इसलिए राजनीति से जुड़ा सवाल करूंगी साहब आपसे मैं कि राजनीति को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहते हैं? कभी मौका मिला जनप्रतिनिधि बनने का तो आप सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस अब। अगर जनप्रतिनिधित्व करने का अवसर मुझे कभी मिला, वो कहते कि रही ना ताकते गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पे कहिए कि आरजू क्या है। तो अगर बहुत मुझे शौक है आपको शेर व शायरी का साहब। अगर मुझे कभी अवसर मिले तो मैं रितिका जी कहना चाहूंगा कि सबसे भारी समस्या इस देश में शिक्षा प्रणाली और समाज की आवश्यकताओं में जो विरोधाभास है उस को लेके है मेरे मस्तिष्क में। ये कि आज देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं उसे रोजगार नहीं मिलता, और शायद कदाचित जिससे रोजगार मिल सके वो हम पढ़ा नहीं रहे। हमारे बाजार में जिस चीज की मांग है, आप अगर बेरोजगारी के समंकों को, डेटा को देखें, प्रोसेस करके देखें, तो आप विश्लेषण करके देखें तो आप ये पाएंगे कि आज भी जैसे 52% जॉब जो अपॉर्चुनिटी है वो खाली है निजी क्षेत्र में, और केवल सभी लोग सार्वजनिक क्षेत्र जो केवल कुल रोजगार को अगर हम 100 माने तो उसमें 2 स्लॉट, 2 जॉब ही सार्वजनिक क्षेत्र में है। जी जी, 98 जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो निजी क्षेत्र में। हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निजी क्षेत्र के प्रति आमुखीकरण यानी ओरिएंटेशन नहीं करती हमारे युवा वर्ग का, और हम सब सरकारी सेवाओं के लिए लालायित रहते हैं, और सरकारी सेवा के स्लॉट सीमित हैं, वो तो ए को मिलेगी तो बी को नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो बाजार में विसंगति, जो 52% अगर मान लीजिए निजी क्षेत्र में 10 करोड़ जॉब है तो 10 करोड़ के 5 करोड़ 52 लाख जॉब खाली है, 4 लाख 80 हजार ही 4 करोड़ 80 लाख ही भरे हुए हैं। तो आप ये देखिए 52% स्लॉट है निजी क्षेत्र के खाली। तो इतना हम क्योंकि यथेष्ट स्किल नहीं है जिस से नौकरी मिलती है, जिन चीजों से, जिस पढ़ाई से, जो हुनर पैदा करने से, वो हुनर हमारी शिक्षा प्रणाली पैदा नहीं कर रही है। सारी चीजें सिम्प्टोमेटिक चल रही है। कृषि में देखो तो आप कृषि में आज कृषक है, अगर मानसून ठीक हो गया तो उसका जीवन यापन चल जाता है मुख्यतः। आप प्याज अब 2 रुपए किलो, मेरे ख्याल से टमाटर अब चल रहा है 2-3 रुपए किलो। किसानों को अपने खेतों पे से टमाटर तोड़ के, तुड़ाई करके और बाजार में भेजने तक का भी पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा। कभी प्याज 2 रुपए किलो हो जाती, कभी 200 रुपए किलो हो जाती, कभी लहसुन 50 रुपए किलो लिया जा रहा है साफ टमाटर का मार्केट में आने के बाद। हाँ, कभी टमाटर, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जो हॉर्टिकल्चर फसल हो चाहे एग्रीकल्चर फसल हो, गेहूं हो, जो हो, चना हो, बाजरा हो, जो स्टेपल फूड हो, चावल हो, तो इनका हमें पूरे देश में इतने कृषि विश्वविद्यालय हैं कि किसी को ये नहीं पता कि हमारी इंडिजीनियस खपत कितनी है, मांग कितनी है, हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में कौन सी वैरायटी है, लोकल कंजम्पशन कितना है, एक्सीडेंटल मान लो प्याज फसल खराब हो जाए तो हमें क्या व्यवस्था, किसी चीज का कोई, सारी चीजें एडोकिज्म से चल रही है। एडोकिज्म मींस तदर्थवाद से सारी चीजें तदर्थवाद पे चल रही हैं। किसी चीज में आप देखिए तो कोई रेगुलेशन नहीं। आप हेल्थ सेक्टर में चले जाइए, कोई बढ़त है,
कोई फूड इंस्पेक्टर, फूड एडल्ट्रेशन की बात करो तो कुल मिला के राजस्थान में पूरे 2-3 ड्रग और फूड इंस्पेक्टर हैं, तो जांचें नहीं करते। आप पुलिसिंग की देखिए तो थानों में नफरी कम है, कोई 18-20 पुलिस के सिपाही हैं, पर साथ में लॉ एंड ऑर्डर के नाम से चूंकि जनता भीरू है तो अपराधी हैं, वो अपने ढंग से, तो कहीं पर भी कोई व्यवस्थापन नहीं है। तो सर्वाधिक तो कहीं ना कहीं देश में जो हम एक तो छदम राष्ट्रीयता की और छदम स्वदेशी की बात करके कहते हैं कि साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आज सारी चीजें ग्लोबल हैं, तो सारी समस्याएं भी ग्लोबल है, उनके हल भी आपको ग्लोबल निकालने पड़ेंगे। तो जो ग्लोबल स्किल्स हैं वो सब भारतीय नवयुवक हैं, युवतियां हैं, जो नई पीढ़ी है उसको सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए। और शासन और प्रशासन का ये विशिष्ट कार्य होना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी को ऐसे तैयार करे कि वो विश्व के वैश्विक चुनौतियां जहां पर भी है, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था की हो, चाहे वैश्विक चुनौतियों में, सब जगह फिट बैठ सके। आज हम गर्व से कह तो देते हैं सुंदर पिचई है, सत्या नडेला, ये सब भारत में, लेकिन इनका मूल भारत में नहीं है। उन पढ़ाई भी उनके फोर फादर का भी भारत में रहे होंगे, पर उनकी सोच जो ग्लोबल तकनीक जो सीखेगा वो कहीं पे भी, और मैं समझता हूँ विश्व की भी श्रम की और स्किल की पूर्ति करेगा और भारत देश की भी पूर्ति करेगा। तो कहीं ना कहीं सर्वप्रथम अगर मुझे जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिले तो मैं इन सारे पॉलिसी इंटरवेंशन को रिविजिट करके इनका लोकल ढंग से टेलरिंग करके, जो मतलब मुझे मिट्टी से ऋण मिला है, जो माता पिता से मिला है, गुरुओं से मिला, आप सब लोगों से मिला है, उसको रीमेड करके कि हमारे लिए क्या एक्जिलियर का काम कर सकता है। हो सकता है आपके प्रश्नों का हल मेरे पास हो, तो वो अवसर मिले तो मैं दिखाऊं। बोल वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। आपकी रुचियों के बारे में अब मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि जितनी बातें मैंने साहब आपसे की, आपको शेर व शायरी का तो बहुत शौक है, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ, पर थोड़ा सा और आपकी रुचियों के बारे में जानना चाहेंगे हम। नहीं, रुचि देखो, कुदरत में जो कुछ भी कुदरत की सबसे विशिष्ट बात होती है कि इसमें वैरायटी है। मिस्टिक आर द वेज एंड मीन्स ऑफ मदर नेचर। जो मदर नेचर है, प्रकृति माँ है, उसमें एक तो विविधता है। बहुत सही बात। आप देखिए 8 अरब की जनसंख्या है, उसमें कोई भी आदमी दो आइडेंटिकल नहीं है, सब अलग अलग है। आप देखिए जितना भी तो ये विविधता है, ये बहुत विशिष्टता है। तो ये विविधता को मैं बहुत कौतूहल से देखता हूँ। जितना विविध चीजें आपकी नजर में आ जाए, वो कहते हैं कि बक्से है जलवाए गुल जो के तमाशा गालिब, चश्म को चाहिए हर रंग में वाह हो जाना। यानी जो ये जो के तमाशा बख्शा जा रहा है आपको, इसमें चश्म को यानी आंख को चाहिए कि हर रंग में खुल जाए। तो जिस रंग में आपकी आंख खुल जाती है, तो उतना ही आपको कौतूहल होता है, हैरत होती है कि देखिए ये कितनी बड़ी बात है, कैसे हो रहा है, ये सारा इर्द का क्या है, सब जाओ गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है, खुदा क्या है। तो ये सारी चीजें देखने का जो एक शौक है, तो उससे सारी चीजें, समाज नीति भी समझ में आती है, राजनीति भी समझ में आती है, अर्थव्यवस्था भी समझ में आती है, साहित्य भी समझ में आता है, संस्कृति भी समझ में आती है, झूठ भी समझ में आता है, सच भी समझ में आता है। और ये जो समझ जो मिलती है समाज से, क्योंकि समझ मनुष्य जन्मता तो कोरी पट्टी के समान होता है, सही बात है, जो सब सीखा हुआ संव्यवहार है, तो वो जो नजर में आता है, तो तस्वुर की जो यकसानियत है, मतलब तस्वुर में जो एक रूपता होती है, जैसे आप हर में हर को देख लेते हो, या अनेक में एक को देख लेते हो, या एक में अनेकता को देख लेते हो, तो ये जो नजर पैदा होती है, उसका लुत्फ जो है, वही मेरा शौक है। मुझे बहुत खूबसूरत जवाब। मैंने इतने लोगों के इंटरव्यूज आने के बाद लिए हैं, पर जब मैं किसी रुचियों के बारे में बात करती हूँ तो काफी सारे लोग रुचि बताते हैं, वो अपने लिहाज से बताते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं, पर सर का जो जवाब है वाकई में बहुत खूबसूरत है। इनका जो देखने का नजरिया है, कहते हैं ना, आप जैसा देखोगे सामने आपको वैसी चीजें मिलेंगी। इनका नजरिया देखने का बहुत खूबसूरत है। यादव साहब, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप काफी लीन एंड फिट हैं, आपने वो अच्छे से मेंटेन किया है, तो फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेशा रहा है बहुत भागा दौड़ी का, बहुत प्रेशर का, तो आपने शुरू से ऐसा क्या फॉलो किया है कि आप इतने फिट हैं, इतना लीन एंड फिट हैं? फिटनेस की इंपॉर्टेंट बताएं। रितिका जी, मैं ये मानता हूं कि अगर आप अपने से प्यार नहीं करते तो आप किसी को प्यार नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात तो है। लव योरसेल्फ। तो बेसिकली अनुशासन वो होता है जिसको आपका मन माने, आप जिसको करें। तो हर चीज के, जैसे स्वास्थ्य के भी कुछ नियम होते हैं, अनुशासन होते हैं, जैसे कम से कम आपको वजन नहीं बढ़ने दें, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। आज की तारीख में तो बहुत अच्छी बात है कि इन्फोटेक और बायोटेक में इतना ज्यादा सामंजस्य और मेल हो गया
कि मैं कई बार ये कहता हूँ कि डेथ इज डिजीज, और डेथ जो हाँ इज अ डिजीज है डिजीज। वो क्योर हो सकती है। मैन ओके। इज, पहले हमने जब पढ़े थे तो ये कहा था मैन इज मोर्टल, आज ये उक्ति बदल गई, मैन इज इमोर्टल। आदमी इमोर्टल। इमोर्टल है, मरता नहीं है। मरता आदमी आपने देखा हो, कोई भी आदमी उम्र से नहीं मरता, बीमारी से मरता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हाँ, कह तो रहे हैं आप। जो बीमारी से मरता है, तो अगर आप अपनी बीमारी स्वास्थ्य और बीमारी में भी जो बीमारी नहीं हो तो आप स्वस्थ हैं। तो बहुत बहुत बेसिकली अच्छे। डॉक्टर आपके बीमारियों का इलाज करते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा डॉक्टर से पूछो तो भी वो बगले झांकने लगेगा, यद्यपि डब्ल्यूएचओ ने दे रखी है स्वास्थ्य की परिभाषा कि स्वास्थ्य मतलब आदमी का मानसिक, सामाजिक और बिल्कुल। हाँ मतलब शारीरिक और भौतिक और मानसिक हर तरह अ, से बैलेंस होना। हाँ संतुलन है, वो स्वास्थ्य है। कहीं ना वेलबींग, फिजिकल, मेंटल और राइट सोशल वेलबींग, राइट ये राइट। परिभाषा है डब्ल्यूएचओ की। मनुष्य का फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग, मतलब राइट, हाँ सबका मेल भौतिक है, होना बहुत शारीरिक है जरूरी होता है। और मानसिक है, वो वेलबींग उसकी वो अच्छा होना स्वास्थ्य की निशानी है। तो ये अच्छा होता है जब आपकी बीमारियां नहीं हो, एफ्लिक्शंस नहीं हो, आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन, कंट्रास्ट और एनवी, जेलसी, ये मानसिक राइट राइट, विदूषण से बहुत अच्छी बात और है। बाह्य प्रदूषण से बचें। बाह्य प्रदूषण में जैसे कुदरत कुछ देती है, कुछ मानव सृजित है। आप जैसे जितना भी धुआं है, धूल है, ध्वनि है, इनका प्रदूषण, पानी का, जल का प्रदूषण, ये मनुष्यकृत है। और कुछ कुदरत देती है, कभी हीट वेव चलती है, कभी कोल्ड वेव चलती है, तो बहुत अच्छे मनुष्य का। एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो ये कुदरत करते हैं। तो इनसे और कुल मिला के आपके जैसे प्रकृति में आवेग आते रहते हैं, मनुष्य के अंदर भी आवेग और संवेग से जनित है। तो उसमें जितना आप एनवी, जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष रखते सही हैं और बात है। अपने को प्यार नहीं करते, अगर आप खुद को प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से भी चलोगे। आप खुद से सही प्यार बात है। करोगे तो आप बेसिकली, सेल्फ लव होना हाँ सेल्फ इम्पोर्टेंट। सेल्फ लव होगा तो फिर आप में अनुशासन भी होगा, खान पान में राइट। भी आप संयम देखें। बहुत सारी डाइट भी, क्रैश डाइट भी चलती है। मैं खुद भी वैसे डाइटिशियन हूँ। अच्छा, उसके हाँ बारे में प्लीज बताएं जी प्लीज, हम ये नहीं जी छोड़ना चाहेंगे मौका। जी जी, मैं डाइटिशियन हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपकी बॉडी बैंक की तरह काम करती है। ठीक है। आप इनटेक और आउटपुट, जैसे बैंक में अतिरिक्त अगर कैश आ जाता तो चेस्ट में रख लेते हैं हम, तिजोरी में रखते हैं ना, ऐसे ही खाना भी अगर अतिरिक्त खाना शरीर को ठीक है। देते हो तो आप फैटी बैग्स होते हैं शरीर में, फैटी बैग्स। तो उनमें डिपॉजिट कर लेता है कि भाई फिर हो सकता है रितिका जी और जगरूप सिंह खाएंगे नहीं तो फिर ये काम आएगा। तो जैसे कैश कैश तो आपकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसको हम्म। उतनी रखें, जैसे आपका कद काठी और आयु के हिसाब से कैलोरिक रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। हम्म। यूजुअली काकोसियन मेल और फीमेल को ये मान के, मॉडल मान के हमने मान रखा कि हर फीमेल 1 किलो की होती है और 5 फुट 2 इंच हाइट होती है, और हर पुरुष है 5 फुट 7 इंच का होता है और उसका 62 किलो वजन होता है। तो उसके हिसाब से हमने कह रखा है कि 2400 कैलोरी अधिकतम पुरुष को खानी चाहिए हम्म। और 2000 फीमेल को तो खानी क्या कोई चाहिए। कोर्स वगैरह सीखा था और आप कोई कोर्सेज वगैरह भी देते हैं? कोई जी कोई कोई ज्वाइन करना चाहे आपसे, कुछ सलाह नहीं, मशवरा वो मैं लेना देता नहीं, एमेच्योर हूँ, बाकी मैंने डिग्री कर रखी है इसमें, फूड एंड सर सर। न्यूट्रिशन में। हाँ, तो लोक स्वास्थ्य में। तो वो कहीं ना कहीं आप अपने पे कर लो तो आपकी रुचि रहती है, तो आप फिर अच्छा भोजन, जैसे सीधे सीधे चीनी के वेरिएंट नहीं खाओ, अच्छी कैलोरी से। जैसे आपको 2400 कैलोरी लेनी, आप किस चीज से खाओगे? आपको कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, वसा कितनी, फैट कितनी लेनी चाहिए। सर, बीच में एक सवाल करना जी चाहूंगी, क्योंकि आप बैठे हैं, आप ज्यादा जी अच्छे से समझा पाएंगे। जो एक अभी वाकया था कि सर जैसे कि आज ऑफिस में पधारे, तो हमने सर से कहा कि निवेदन किया कि थोड़ा सा आप जूस ले लें, तो सर ने बोला कि डायरेक्टली जूस पीने से डायरेक्टली जो शुगर होता है बॉडी जी में जी, इनटेक होता है। स्पाइक होता है उसका। स्पाइक। सर, जी आप थोड़ा इसको ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे? तो वो क्या, लोगों को लगता है कि जूस से कुछ नुकसान नहीं है, शुगर पेशेंट्स वगैरह को थोड़ा कुछ बता सकते हैं नहीं, प्लीज, क्या था शुगर वो उसका पेशेंट मायने? नहीं, किसी भी व्यक्ति को जो भी वस्तु, खाद्य पदार्थ है, जो भी भोज्य पदार्थ है, अगर उसको आप खाते हैं तो जैसे ही आपके इसमें जाता है, मेटाबॉलिज्म में जाता है, तो वो निश्चित रूप से कैलोरी जनरेट करता है। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको 1 ग्राम में 4 कैलोरी फौरन रिलीज करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि व्हाइट शुगर से जो कैलोरी लेते हैं उसको कहते हैं एम्प्टी कैलोरी। ठीक है। एम्प्टी कैलोरी मीन्स उसमें कोई भी वाइटामिन और मिनरल्स नहीं है। राइट राइट। तो वो सीधे सीधे आपके भोजन को पचने के लिए, ऐसे भोजन को पचने के लिए आपके शरीर की जो जितनी ऊर्जा होती है, कैलोरीज होती हैं, वो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, उनके सहारे से पचता है। तो अच्छा। जो भी चीजें सीधे सीधे शुगर हैं और या जो चीनी की तरह मेटाबोलाइज होते हैं, अगर आप ऑरेंज खाएंगे तो ठीक है, उसमें रेशा भी होता है, हाँ, और अगर फाइबर्स। ऑरेंज जूस लेंगे तो उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा।
अच्छा। तो किसी भी राइट। फ्रूट में एक तो मॉलिक्यूल होता है फ्रक्टोज का, एक होता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज तो आपको सीधे सीधे अपनी एनर्जी 2 कैलोरी रिलीज कर देगा। फ्रक्टोज मेटाबोलाइज होने में टाइम लगता है। जैसे ही आप फ्रक्टोज उसका निकाल दे तो फ्रूट का जूस बनाते तो फ्रक्टोज निकल जाता, तो ओके। सीधे सीधे चीनी हो जाता है। ठीक है। तो चीनी लेने से आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है। तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है तो आपका इंसुलिन डिस्टेबलाइज होता है। तो जो भी चीज आपके चीनी की तरह पचती हो, जिसका पचिया पच, जिसका मेटाबॉलिज्म शुगर की तरह होता हो, वो आपको खाने में संकोच करना चाहिए, क्योंकि ठीक है। आपको सारी चीजों से अल्टीमेटली जो भी खाते हो उससे आपको, चाहे आपको ग्लूकोज मिलेगा उससे, या माल्टोज मिलेगा, या सक्रोज मिलेगा, या फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है। ये सारे ऑक्सीजन से जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी से मिलकर, इस सब्सटेंस को एटीपी बोलते हैं, अच्छा। एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो भी चीज खाएंगे, आप सक्रोज खाएंगे, जैसे कोई बीमार जाता है, अगर वो शुगर पेशेंट ने, तो जाते उसके डेक्स्टरोन मतलब यानी ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देते हैं। हाँ। वो इसलिए नहीं चढ़ाते कि वो बहुत गंभीर है, इसलिए ठीक है। चढ़ाते हैं कि वो उसको एनर्जी चाहिए तुरंत। एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी के तो लिए। मीठे से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती, पर वो एनर्जी डिवॉइड होती है, आपके विटामिन और मिनरल्स कम होते हैं ऐसी एनर्जी में। तो अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। सब्सटेंशियल फूड खाना चाहिए। तो ये सब्सटेंशियल फूड डाइटिक्स खाना। का सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। बहुत बहुत अच्छा साहब, हमें तो पता ही नहीं था, वरना हम इस बारे में काफी कुछ आपसे और जी जानकारी लेते हैं। हम चाहेंगे कि आप दोबारा भी पधारे जी समय जी, निकाल कर, तो बिल्कुल इस बिल्कुल। बारे में हम बहुत विस्तार से आपसे बात करना चाहेंगे। यादव साहब, थोड़ी सी बात करते हैं कि देखिए, कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जी तो हम जानना चाहेंगे, ऐसा कोई वाक्य आपके जीवन का, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा, कोई दर्द, कोई खुशी, कोई ऐसा मलाल, कुछ आपके मन में ऐसा हो जो सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हम ना, हमारे जो गेस्ट आते हैं उनसे एक सवाल पूछते हैं जिसके बारे में उनके अलावा आज तक किसी को नहीं पता हो, पर हम जानना जरूर चाहेंगे आपसे। अब कोई ऐसा, कोई बचपन का भी किस्सा हो सकता है, कुछ बचपन का कोई शरारती किस्सा भी हो क्या सकता है, कोई भूलूं क्या शौक। याद करूं मैं, उन्मादों के अगणित क्षण है, अवसादों के अगणित क्षण है, दिन की सुनी घड़ियों को किस किस से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आपने ऐसा, जवाब दे हाँ, दिया। वैसे तो तमाम जिंदगी ही मैं समझता हूँ कि बहुत सारे फलसफे होते हैं, बहुत सारे सही तजुर्बात बात होते हैं, है। बहुत सारे, वो बहुत उनमें से कई बहुत रोचक भी होते हैं और कई बहुत दुखदाई भी होते हैं। पर कहीं ना कहीं सुख भूल जाता आदमी, दुख याद रखता है। दुख याद रहता हो तो। अब मैं इसके अपने सिलेक्शन के संबंध में, जैसे मेरे को जब कैरियर की टेंशन मुझे विशेष ज्यादा नहीं थी, मैं कोई अलर्ट टाइप सा इंसान था, पढ़ता खूब आप था। शुरू से पढ़ाई हाँ, लिखाई में आपकी तो बिल्कुल मैं रुचि। मैं कई तो जैसे मेरा आरएस का एग्जाम होने लगा, तो उससे जी। पहले, इसका मैं ये प्रमोट नहीं करना चाहता कि भाई आप मेरा मॉडल को फॉलो करें, तो मैं रजिया सुल्तान पिक्चर उन दिनों रिलीज हुई थी, तो मैं जैसे कल एग्जाम है तो आज पिक्चर देखने गया। तो कल मनोरंजन, एग्जाम है और आज पिक्चर देखने गए आप, हाँ तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। हाँ, तो वो इसलिए गया मेरे से, फिर किसी ने पूछा कि भैया आपने ऐसा क्यों किया। सही मैंने कहा बात है। मुझे ये था कि भाई मेरी जो स्टडी है वो पूरी कंप्लीट हो गई थी। जब आप एग्जाम के डेज में पढ़ते हो तो आपका जो जनरल परसेप्शन है ना वो कम हो जाता है, सरकमसाइज हो जाता है, और जो पढ़ते हो उस पे फोकस प्राइम हो जाता है। तो आप हम्म। वो सारा, ये मेथोडोलॉजी है, ये देखना चाहिए, हर एक के अपने अपने हिसाब से होती। तो मुझे लगा कि भाई आप एग्जाम से एक दिन पूर्व अगर दोहराओगे, तो जो दोहराओगे वो तो हो सकता है उसमें तथ्यों का आप बेटर, आप दिमाग में संयोजन उनका कर सको, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जनरल ग्रेस्प है पूरे सब्जेक्ट की, जैसे इंडियन हिस्ट्री की मेरे को जी एक जी। जनरल ग्रेस्प है, जी साहब। जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल से लेके और कल तक की हिस्ट्री है, मैं किसी भी क्षण उसको 1 घंटे में बता सकता हूँ, 100 दिनों में बता सकता हूँ, मतलब उसको 100 घंटे में बता सकता हूँ, 10 घंटे में बता सकता हूँ, और 10 मिनट में भी बता सकता हूँ। बिल्कुल। अब ये संक्षिप्तीकरण और विस्तारीकरण आपको आता है जब आप विहंगम दृष्टिपात करते हो, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम जब लेते हो, आप उसका मेटा एनालिसिस करते हो, या उसको कहते हैं कि जैसे इंडक्ट पूरा समग्रता में अगर आप उसको देखते हो, तो जीवन की घटनाओं में से कई घटनाएं जो स्टैंड अलोन होती हैं, तो वो आपको ये रहता है कि आपका विशिष्ट दिमाग है वो तो दोहराने से तेज हो जाएगा, लेकिन आपका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, राइट। जो विहंगम दृष्टिपात है, वो आप एवरेस्ट से जब देखते हो तो वो आपका विजन अगर छूट जाता है, आप एवरेस्ट पे बैठे हो तो आपका दृष्टिकोण विशाल होता है, आप सारी चीज देख सकते हो। और अगर आप चढ़ने लगे छोटे से पहाड़ पे, तो वहां तक तो आप अच्छे से चढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी।
तो मैंने इसका जवाब दिया, मेरे भाई को ही कहा कि मैंने कहा देखो आपके तो इस सब्जेक्ट में आएंगे मुश्किल से 120 नंबर अच्छा। 200 में से, और मेरे आएंगे इसमें 170 75। अच्छा, पहले से ही। हाँ, तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? मैंने कहा आपका दिमाग विशिष्ट है और मेरा मतलब जनरल है। हम्म। तो फिर जब मार्क्स आए तो उनके तो आए 123 अच्छा, 24, उसी की दोनों ने, उन्होंने लमसम भी दिया देखिए। था मेरे साथ, और हाँ, मेरे आए 184। 184। हाँ, वही 200 वही में से। लगभग आसपास हाँ, ग्राफ। नहीं ज्यादा, हाँ 176 से हाँ, बहुत, बिल्कुल, मैं वही 184 आए। तो वही तो मुझे वो घटना याद है, तो बहुत ही काफी काफी ज्यादा वो कही, वो तुम्हारा दिमाग अलग है। तुम्हारा मैंने अलग अलग है। अलग नहीं, मैंने कभी कहा ठीक है। बातचीत होती है इस बारे में हाँ, भाई से होती है, थे तो होती है, याद करते हैं हाँ, ये होती है, किस्सा? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। जी जी एक आखिरी समय हम आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। जी देखिए, कहते हैं लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, जी। तो चंद शब्दों में अगर हम आपसे पूछे, आपकी पूरी जीवन की यात्रा का अनुभव जो रहा है, उनमें से अगर हम आपसे ये पूछे कि कोई मूल मंत्र बताएं जो आपने सीखा हो, जो आप युवाओं को देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिससे ना युवा हमारे जो देख रहे हैं आपको मोटिवेट हो सके, और मैसेज के रूप में कोई एक। बिल्कुल, मैं रितिका जी यही कहना चाहूंगा युवा पीढ़ी से कि आप एक्वायर करिए। आप अगर अपने मतलब क्षमताओं को बढ़ाइए, आप क्षमताओं के आपके पास है, वो आप समाज में वही दे पाओगे जो आपके पास है। अगर सही आपने बात है। ज्ञानार्जन किया तो आपसे समाज ज्ञान लेगा, आपने बलार्जन किया तो बल लेगा, विवेक लिया तो विवेक लेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं का दोहन कीजिए, और आज बहुत ही विशिष्ट समय है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे युग में पैदा हुए हैं जो सारी चीजें आपकी उंगली के नीचे सिमट के आ गई। पहले कभी कोई ऐसा युग नहीं हुआ जिसमें आपो दीपो भव होने की संभावना हो। यद्यपि गौतम बुद्ध ने कहा था कि अपने दीपक स्वयं बनो, बिल्कुल। लेकिन बहुत कम लोग ही बन पाए। बहुत लोग, इतना तवारीख ने अपने को दोहरा लिया, लेकिन कोई दूसरा गौतम बुद्ध पैदा नहीं हुआ। सही बात है। तो सिमिलरली जिसने भी अपने आप को दीपक बना के जलना सीख लिया, और जिसने अपनी क्षमताओं का दोहन किया और देश काल परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ लिया, तो वो मैं समझता हूँ समाज के लिए उपयोगी है, और खुद को भी आत्मतुष्टि मिलेगी, खुद भी अपने सपनों को साकार कर सकेगा, और समाज में भी हमेशा रचनात्मक योगदान दे सकेगा, और उसको प्रसन्नता भी होगी। मैं तो मगनूम रहता हूं हर दिन के लिए। अगर आपको जो चीज मिला है उसका भी बहुत शुक्राना, जो ग्रेटफुल। नहीं मिला उसके लिए भी बहुत भारी सही शुक्राना बात है। है, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए राजनीतिक आकांक्षा पूरी नहीं हुई, हम्म। तो मैं ये मानता हूँ कुदरत मुझे शायद उस स्वरूप में नहीं देखना नहीं चाहती देखना थी, चाहती थी, और बिल्कुल। जो स्वरूप दे रखा वो बहुत अच्छा है। वो आपने रितिका जी बहुत से, बेहतरीन हाँ तरीके से कराया। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास कुछ है तो सदा ही वो होना आपको अभाव से हमेशा निराकृत रखेगा, अभाव से बचा के रखेगा, अभियोग आपके मन में नहीं आने देगा, आपको कभी भी वंचित और पीड़ित महसूस नहीं कराएगा। तो आप अपनी क्षमताओं का दोहन कीजिए। आपकी उठने की, आपके आगे बढ़ने की कोई सीमा ही नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी। आप सातारों नजर से उठाइए, उस सत से ऊपर बढ़िए, आपके कोई उत्थान की कोई सीमा नहीं है। और जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे आगे बढ़ना, तो आज तकनीक ने बिल्कुल। वो सब वाह कर दिए, शौक ने बंदे निकाबे हुस्न, गैरज निगाह अब कोई हायल नहीं रहा। आज सारे चीजें पर्दे हट गए, आपकी खुद की नजर ही बाधक है। गैरज निगाह बिल्कुल। अब कोई हायल नहीं रहा, अपनी निगाह के सिवाय कोई चीज बाधक नहीं है आज की तारीख में। बिल्कुल। वाह कर दिए, मैंने खोल दिए हैं शौक ने। मतलब अगर आपको किसी चीज का शौक है, बंदे निकाबे हुस्न, अगर आप जो भी हुस्न माने, जो भी आपकी हाँ। इच्छा है, जो भी आकांक्षा है, उसको देखना चाहते हो, रियलाइज करना चाहते हो, तो शौक ने सारे बंधन खोल दिए हैं। अब आपकी निगाह के सिवाय कोई पर्दा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है! जो समझ जाए इस बात को वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, बहुत दूर जा सकता है। साहब ने अपनी बातों में आज बहुत कुछ बताया, अपने जीवन का 34 साल 35 साल के अनुभव को शेयर किया है, और इनके साथ बैठ करना एक चीज बड़ा अच्छा लगे, बहुत जिंदा दिल व्यक्तित्व के धनी हैं आप। और आप हमेशा कुशल मंगल रहें, ऐसे ही स्वस्थ रहें, जी ऐसे ही सेवा करते रहें जनता की। और हम तो ये चाहेंगे कि साहब आप दोबारा समय निकाल के जरूर पधारिएगा, बहुत कुछ बातें करना जो आज जी बाकी है आपसे रह गया है। तो देखिए, कहते हैं ना कि
काबिलियत की दस्तक दूर तक जाएगी। बुलंदियों से कहना, सिफारिशों से पल्ला झाड़ने। इनकी काबिलियत एक पोस्ट से सिर्फ रिटायर होने पर सीमित नहीं रह जाएगी, ये आगे भी अपना सफर जारी रखेंगे। अब हम आपसे कहना चाहेंगे, लोक सेवक अपनी जीवन से कभी रिटायर नहीं होता है। आदमी का प्रथम रुदन उसका पहला संघर्ष होता है और अंतिम श्वास होता है, अंतिम पड़ाव होता है जिसको कहते हैं। जगरूप सिंह यादव साहब का सफर ऐसे ही जारी रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं हम उनको देना चाहेंगे। जी, आपको एक बार फिर से हम कहेंगे कि आज आपने हमारे लिए अपना बहुत बहुत बहुमूल्य शुक्रिया, समय बहुत बहुत निकाला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप फिर से आएगा और आपके और आपके जी, पूरे परिवार की उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज 21 के पूरे परिवार की तरफ से। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। बने रहें, देखते रहें न्यूज 21। जय हिंद, नमस्कार। जय